नमस्कार, मैं अशोक कुमार मनिंदर साइंस स्कूल की कला और की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो हमें चैप्टर नंबर 10 में विश्व व्यापार जो परिवहन के बारे में, विश्व के परिवहन और संचार के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज देखो कल के वीडियो में हमने हवाई अड्डों के बारे में पढ़ा था कि विश्व के प्रमुख जो हवाई अड्डे हैं, हवाई मार्ग है, उन हवाई मार्गों के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे विश्व में जो महाद्वीपों के अनुसार प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में अध्ययन करेंगे कि महाद्वीपों के अनुसार कौन कौन से प्रमुख हवाई अड्डे हैं, कि जो कितने हैं महाद्वीप है, 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, इसके बाद में अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इस प्रकार से 7 महाद्वीप है। तो महाद्वीपों के अनुसार जो 6 महाद्वीपों में हम क्या पढ़ेंगे, हवाई अड्डों के बारे में पढ़ेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डों के प्रकार पढ़े थे, स्थानीय, प्रादेशिक है, महाद्वीपीय है, अंतर महाद्वीपीय है, ग्लोबीय वायु मार्ग है, इनके हवाई अड्डों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला आता है यहाँ पे देखो उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के हवाई अड्डों के बारे में। उत्तरी अमेरिका में देखो कौन कौन से हैं, न्यूयॉर्क, इसके अलावा न्यू ऑरलियंस, न्यूयॉर्क, न्यू ऑरलियंस, शिकागो, इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क है, न्यू ऑरलियंस है, शिकागो है, सैन फ्रांसिस्को है, इसके अलावा लॉस एंजल्स, इसके अलावा लॉस एंजल्स, इसके अलावा आते हैं यहाँ पे मॉन्ट्रियल और मेक्सिको। मॉन्ट्रियल है, मेक्सिको है, इसके अलावा मॉन्ट्रियल, मेक्सिको, ओटावा, न्यूयॉर्क, न्यू ऑरलियंस, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, इसके अलावा मॉन्ट्रियल, मेक्सिको और ओटावा। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। महाद्वीपों के अनुसार पढ़ रहे हैं तो पहला उत्तरी अमेरिका के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में। दूसरा आता है इसमें दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में, जिसमें कौन कौन से आते हैं, दक्षिणी अमेरिका की राजधानी रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, इसके अलावा सैंटियागो, इसके अलावा ब्यूनस आयरस, ठीक है, रियो डी जेनेरो है, सैंटियागो है, इसके अलावा ब्यूनस आयरस है, जो दक्षिणी अमेरिका के क्या है, प्रमुख हवाई अड्डे हैं। इसके बाद में आता है यूरोप। यूरोप में देखो लंदन, पेरिस, लंदन है, लंदन, पेरिस, रोम, बर्लिन, लंदन, पेरिस, रोम, बर्लिन और एक इसमें आती है मॉस्को। ये सभी क्या हैं, यूरोप महाद्वीप के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। इसके बाद में चौथा आता है एशिया महाद्वीप के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में। एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के प्रमुख हवाई अड्डों में दिल्ली जो भारत के हैं, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये तो भारत के हैं। दिल्ली, मुंबई जो एशिया महाद्वीप में है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। इसके अलावा जापान की राजधानी टोक्यो, इसके अलावा संघाई, ठीक है, टोक्यो है, संघाई है, बीजिंग है, बैंकॉक, बीजिंग और एक इसमें है बैंकॉक, बीजिंग और एक बैंकॉक। इसके अलावा कौन सा आता है, रंगून।
दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जो भारत के हैं। इसके अलावा टोक्यो, शंघाई, बीजिंग, बैंकॉक और रंगून, ये सारे किसके हैं? एशिया महाद्वीप के प्रमुख क्या हैं? हवाई अड्डे हैं। एशिया महाद्वीप के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। इसके बाद में 5 नंबर में आता है अफ्रीका। अफ्रीका में देखो कौन कौन से आते हैं? केप टाउन, इसके अलावा काहिरा, केप टाउन है, इसके अलावा काहिरा है, और एक इसमें आता है नैरोबी। केप टाउन, काहिरा और नैरोबी, ये अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। और लास्ट इसमें आता है 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया। लास्ट इसमें आता है ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से हैं? सिडनी, पर्थ, सिडनी, इसके अलावा कौन सा है? पर्थ, मेलबोर्न, और एक आता है इसमें कैनबरा। सिडनी, पर्थ, मेलबोर्न और कैनबरा, ये विश्व के प्रमुख महाद्वीपों के अनुसार प्रमुख हैं हवाई अड्डे हैं। विश्व के प्रमुख महाद्वीपों के अनुसार हवाई अड्डे हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के, फिर यूरोप के, फिर एशिया के, फिर अफ्रीका के, फिर ऑस्ट्रेलिया के। इनमें क्या है? प्रमुख हवाई अड्डे हैं, जिनमें एक देश से दूसरे देश या एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या है, जो अंतर महाद्वीपीय या अंतर प्रांतीय, अंतर्देशीय हवाईयान उड़ाने यहाँ पे क्या होती हैं? सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है पाइपलाइन परिवहन के बारे में आता है। पाइप लाइन परिवहन, यह वायु मार्ग पूरे हो गए हैं। वायु मार्ग, जिसमें हमने सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग पूरे कर लिए हैं। इसके बाद में आता है पाइपलाइन परिवहन के बारे में, कि इसके द्वारा भी देखो, पाइपलाइन परिवहन के द्वारा भी जो तरल पदार्थ होते हैं या जो गैसीय पदार्थ होते हैं, उन तरल तथा गैसीय पदार्थों का जो क्या है? परिवहन है, किसके द्वारा किया जाता है? पाइपलाइन परिवहन के द्वारा किया जाता है। जो पाइपलाइन परिवहन के द्वारा किया जाता है, इन पदार्थों का परिवहन करने के लिए पाइपलाइन परिवहन क्या है? सबसे महत्वपूर्ण और आधुनिकतम एक क्या है? परिवहन का साधन है, जिसमें क्या है? किसी प्रकार की कोई बाधा, यानी परिवहन में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। जो एक बार इसमें मार्ग का खर्च आता है, उसके बाद में खर्च क्या आता है? जैसे जल परिवहन के बारे में आता है, उसी में प्रकार से इसमें भी खर्च क्या आता है? कम आता है। पाइपलाइन परिवहन में देखो, जो प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम पदार्थ है, जो तेल है, जो गैस है, दूध है और जल है, आदि का इसमें क्या किया जाता है? परिवहन किया जाता है। आदि का इसमें क्या किया जाता है? परिवहन किसके अंतर्गत किया जाता है? पाइपलाइन परिवहन के अंतर्गत किया जाता है। और पाइपलाइन परिवहन जो आधुनिक युग का क्या है? एक नवीनतम परिवहन का साधन है। ठीक है, आधुनिक युग का एक नवीनतम परिवहन का साधन है, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ या गैस है, तो पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक क्षेत्रों से कहाँ पहुँचाई जाती है? जैसे पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में देखें तो उत्पादन वाले क्षेत्रों से जो शोधनशालाएँ होती है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। किसके माध्यम से? पाइपलाइन के माध्यम से पहुँचाया जाता है। और वहाँ से उपभोक्ताओं तक किससे पहुँचाया जाता है? पाइपलाइन के माध्यम से पहुँचाया जाता है। भारत में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे राज्य हैं, जिन राज्यों में क्या है? जैसे हमने घरेलू जो गैस है, रसोई गैस है, जो एलपीजी गैस है, जो प्राकृतिक गैस उससे बनाई जाती है, तो एलपीजी गैस क्या है? रसोई घर में पाइपलाइनों के द्वारा, सिलेंडर की जगह क्या है? पाइपलाइनों के द्वारा क्या होती है? उपलब्ध होती है। उसी के द्वारा क्या है? भोजन बनाया जाता है। तो पाइपलाइन परिवहन है, जो एक परिवहन का क्या है? मुख्य साधन है। ठीक है, परिवहन का मुख्य साधन है। इसमें देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में देखो दूध का उत्पादन होता है। तो ये क्या है? फार्मों से दूध उत्पादन होता है। फार्मों से दूध का उत्पादन कर कहाँ तक भेजा जाता है? दूध का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? परिवहन के द्वारा, या जो पाइपलाइन परिवहन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें जो फार्म होते हैं जहाँ पे दूध का उत्पादन किया जाता है, तो फार्मों से फैक्ट्रियों तक, जो फैक्ट्री होती हैं उन्हें फैक्ट्रियों तक दूध का परिवहन, दूध परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? पाइपलाइन द्वारा किया जाता है। पाइपलाइन द्वारा किया जाता है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में फार्मों में जो दूध उत्पादन होता है, तो फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध का उत्पादन किसके द्वारा, जो दूध का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? पाइपलाइन परिवहन के द्वारा उपलब्ध होता है, या पाइपलाइन परिवहन के द्वारा किया जाता है। ठीक है,
और ये पाइपलाइन परिवहन का सघन जाल भी कहाँ पाया जाता है? सघन जाल भी कहाँ पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पाया जाता है। पाइपलाइन परिवहन का सघन जाल कहाँ पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये पाइपलाइन परिवहन के बारे में एक वर्तमान में क्या है, जो प्रस्तावित पाइपलाइन है, प्रस्तावित एक पाइपलाइन है, प्रस्तावित पाइपलाइन है जो है ईरान से भारत, जिसमें वाया क्या आता है? पाकिस्तान। यानी ईरान से भारत तक एक है सबसे लंबी विश्व की, या भारत की सबसे लंबी या विश्व की सर्वाधिक लंबी क्या एक प्रस्तावित गैस पाइपलाइन है। प्रस्तावित क्या है कि गैस पाइपलाइन है जो कहाँ से प्रारंभ होगी? ईरान से प्रारंभ होगी और कहाँ तक जाएगी? भारत तक जाएगी, जिसमें रास्ते में कौन सा देश आएगा? पाकिस्तान होते हुए कहाँ जाएगी? भारत तक जाएगी। तो ये क्या है? पाइपलाइन परिवहन के बारे में, जो आधुनिक परिवहन का एक क्या है? सस्ता और आधुनिकतम एक परिवहन का साधन है, जिसमें तरल पदार्थों का या गैसीय पदार्थों का क्या किया जाता है? बिना किसी अवरोध के, जिसमें परिवहन आसानी से किया जा सकता है। जिसका उदाहरण भी है कि सबसे अधिक पाइप लाइनों का जाल कहाँ पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो दुग्ध उत्पादन के जो फर्म है, वहाँ से दुग्ध का जो उत्पादन होकर फैक्ट्री तक किसके माध्यम से भेजा जाता है? पाइपलाइन परिवहन के द्वारा भेजा जाता है। विश्व की सबसे लंबी प्रस्तावित जो गैस पाइपलाइन है वो ईरान से भारत तक है, जो प्रस्तावित है, अभी पूर्ण नहीं हुई है, बनी नहीं है। और जो कहाँ से उसका वाया कौन सा है, कहाँ से होकर आएगी? तो पाकिस्तान से होकर आएगी। ठीक है, तो यह है पाइपलाइन परिवहन के बारे में। अब आगे आता है कि विश्व की प्रमुख जो पाइपलाइन है उनके बारे में देखो कौन कौन सी हैं। अब देखो आगे आती है विश्व की प्रमुख पाइपलाइनों के बारे में, कि विश्व में कौन कौन सी पाइपलाइन के बारे में पढ़ लिया कि पाइपलाइन क्या है, विश्व की प्रमुख पाइपलाइन कौन कौन सी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि विश्व की प्रमुख पाइपलाइन कौन कौन सी है। जो हम 6 पाइपलाइनों के बारे में अध्ययन करेंगे, 6 पाइपलाइनों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली पाइपलाइन है बिग इंच पाइपलाइन। बिग इंच पाइपलाइन है जो कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मेक्सिको की जो खाड़ी है, उस मेक्सिको की खाड़ी के तटीय जो कुएं हैं, उन तटीय कुओं से जो उत्तरी पूर्वी राज्यों को जोड़ने वाली क्या है? एक पाइपलाइन है। ठीक है, जो कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका। जो बिग इंच पाइपलाइन है, बिग इंच पाइपलाइन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में मेक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं, अमेरिका में मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की जो खाड़ी है उस मेक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से के तटीय कुओं को उत्तरी पूर्वी राज्यों से जोड़ती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मेक्सिको की खाड़ी के तटीय जो कुएं हैं उनको उत्तरी पूर्वी राज्यों से जोड़ने वाली जो पाइपलाइन है वो कौन सी पाइपलाइन है? बिग इंच पाइपलाइन है। ठीक है, जो कौन सी पाइपलाइन है? बिग इंच पाइपलाइन है। दूसरी आती है इसमें टेप लाइन, दूसरी आती है इसमें टेप लाइन, जो कहाँ से शुरू होती है? फारस की खाड़ी। जो फारस की खाड़ी के पास जो कुएं हैं उनको सिडान नामक नगर से जोड़ती है। फारस की खाड़ी के पास कुओं को सिडान नामक नगर से जोड़ती है। फारस की खाड़ी है तो फारस की खाड़ी के पास जो कुएं हैं उन कुओं को सिडान नामक नगर से जोड़ने वाली जो पाइपलाइन है वो कौन सी पाइपलाइन है? टेप लाइन पाइपलाइन है। जो कौन सी पाइपलाइन है? टेप लाइन, जो विश्व की दूसरी पाइपलाइन है। तीसरा इसमें आता है, तीसरी है कॉमेकॉन पाइपलाइन। तीसरी पाइपलाइन आती है
कॉमेकॉन पाइपलाइन। कॉमेकॉन पाइपलाइन है जो भूतपूर्व है सोवियत, जो रूस है भूतपूर्व जो कहता सोवियत संघ था, वर्तमान में जो रूस भूतपूर्व है सोवियत संघ में वोल्गा तथा यूराल, भूतपूर्व सोवियत संघ में वोल्गा तथा यूराल के कुओं से जो पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों तक, कुओं से पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों तक तेल पहुंचाती है। कॉमन जो कॉमेकॉन पाइपलाइन है जो भूतपूर्व सोवियत संघ है रूस है उसमें जो वोल्गा है तथा यूराल जो क्षेत्र है, उस वोल्गा तथा यूराल क्षेत्र के जो कुएं हैं उन कुओं से जो पूर्वी यूरोप के जो देश है राष्ट्र है वहां तक तेल पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, जो कॉमेकॉन पाइपलाइन है उस पाइपलाइन के द्वारा ये तेल पहुंचाने का कार्य जो पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों तक किया जाता है। इसके बाद में आती है चौथी है OIL यानी OIL ऑयल पाइपलाइन। OIL पाइपलाइन है तो OIL पाइपलाइन का जो मुख्य कार्य देखो, एशिया की पहली पाइपलाइन है, एशिया की पहली पाइपलाइन। एशिया की क्या है पहली पाइपलाइन, कौन सी पाइपलाइन है, OIL जो पाइपलाइन है एशिया की पहली पाइपलाइन है जिसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई 1157 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई कितनी है 1157 किलोमीटर है। जो OIL पाइपलाइन है एशिया की सबसे पहली पाइपलाइन है जिसकी लंबाई 1157 किलोमीटर जिसकी क्या है लंबाई है, जो कहाँ से प्रारंभ होती है, नाहरकटिया। नाहरकटिया कहाँ पे है, असम में, जो तेल उत्पादक क्षेत्र है, तेल उत्पादक क्षेत्र नाहरकटिया असम में जो तेल उत्पादक क्षेत्र है वहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है, बरौनी। बरौनी कहाँ पे है, बिहार, बरौनी बिहार तक, जो क्या है एक शोधनशाला है, ये शोधनशाला है और ये क्या है तेल उत्पादक क्षेत्र है। नाहरकटिया असम में तेल उत्पादक क्षेत्र है और बरौनी बिहार जो क्या है शोधनशाला है। तो यहाँ पे नाहरकटिया के तेल उत्पादक क्षेत्रों से बरौनी जो बिहार में जो तेल शोधनशाला है वहाँ तक जो तेल पहुँचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, OIL के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये तेल पहुंचाने का कार्य किया जाता है। जो प्राकृतिक जो पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है उसको शोधनशालाओं तक भेजने, यानी नाहरकटिया में निकाला जाता है। असम में सबसे पहले खोज भी यहाँ पे हुई थी और उसके बाद में उनको शुद्ध करने के लिए बरौनी में एक शोधनशाला है, वहाँ तक भेजने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, OIL के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में कौन सी आती है, 5 नंबर में आती है OIL जो कौन सी है, चौथी है। 5वीं इसमें आती है HVJ जो कौन सी है, हाजिरा, हाजिरा से विजयपुर और विजयपुर से जगदीशपुर। हाजिरा, विजयपुर और जगदीशपुर की जो पाइपलाइन है जिसकी लंबाई कितनी है, 1256 किलोमीटर लंबी है। हाजिरा, विजयपुर और जगदीशपुर जिसे HVJ, यानी यहाँ पे विजयपुर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, V आ जाएगा। अगर यहाँ पे B है तो क्या आएगा, विजयपुर। ठीक है, HVJ पाइपलाइन है, HVJ पाइपलाइन है जो हाजिरा, विजयपुर और जगदीशपुर जो भारत की पाइपलाइन है, भारत के राज्य से गुजरात है, बिहार है तथा इसके अलावा राजस्थान है, इससे गुजरने वाली क्या है, एक पाइपलाइन है जो हाजिरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन के द्वारा भी क्या है, पेट्रोलियम जो पदार्थ है उसका क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है और जिसकी लंबाई कितनी है, 1256 किलोमीटर जिसकी क्या है लंबाई है, जिसकी लंबाई कितनी है 1256 किलोमीटर क्या है, हाजिरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन की क्या है लंबाई है। इसके बाद में आता है
छठी पाइपलाइन आती है तापी, तापी परियोजना या तापी पाइपलाइन। तापी यानी देखो TAPI, ठीक है। टी यानी क्या है, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया भारत, यानी TAP और I। तापी परियोजना जो बहुप्रतीक्षित तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत है, पाकिस्तान और भारत है, ये एक प्रस्तावित पाइपलाइन है या जो सॉरी एक पाइपलाइन है, निर्माणाधीन है, जिसका शुभारंभ कब किया गया था, जिसका शुभारंभ कब किया गया था, 3 दिसंबर 2016, 3 दिसंबर 2016 को, और जिसके पूर्ण होने की संभावना, पूर्ण यानी समाप्त होने की संभावना कब की थी, 2019 की थी। उस समय इसके पूर्ण होने की संभावना कब की थी, 2019। तापी परियोजना है जो क्या है, बहुप्रतीक्षित तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक जाने वाली एक पाइपलाइन है, और जिसका शुभारंभ 3 दिसंबर 2016 को किया गया। उस समय इसके पूर्ण होने की संभावना कब थी, जो 2019 में इसे पूर्ण होने की क्या थी, संभावना थी, ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी है, 1814 किलोमीटर, जिसकी क्या है, लंबाई है। तापी परियोजना की लंबाई कितनी है, 1814 किलोमीटर, इसकी क्या है, लंबाई है, जो मुख्य रूप से कहाँ तक जाती है, जो को ऐतिहासिक सिल्क रूट, ऐतिहासिक सिल्क रूट से जुड़े मेरी शहर, जो कहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान, ऐतिहासिक सिल्क रूट से जुड़े मेरी शहर तुर्कमेनिस्तान से प्रारंभ होती है, यानी वहाँ से ये परियोजना है, तापी परियोजना उस क्षेत्र में शुरुआत की गई, यानी कहाँ पे, ऐतिहासिक सिल्क रूट से जुड़े, सिल्क रूट यानी जो क्या है, रेशम मार्ग का नाम, जो यूरोप से रूस से यूरोप तक जो रेशम मार्ग जो भेजा जाता था, एशिया के प्रदेशों से यूरोप के देशों में भेजा जाता था, तो इस सिल्क रूट है यानी रेशम मार्ग तक या ऐतिहासिक सिल्क रूट से जुड़े जो शहर है, कौन शहर है, मेरी शहर, जो कहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान तक, जिसका शुभारंभ कब किया गया, 3 दिसंबर 2016 को, जिसका क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। तो ये कौन सी है, 6 परियोजनाएं या 6 पाइपलाइन है, जिसमें है बिगिंच पाइपलाइन, टेप लाइन, इसके अलावा कॉमेकॉन, इसके अलावा OIL, इसके अलावा HVJ और एक है तापी परियोजना। ये विश्व की प्रमुख 6 पाइपलाइन है, कौन कौन क्षेत्र में है, कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो ये हमारी पाइपलाइन पूर्ण हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें देखो संचार के बारे में, संचार क्या होता है उसके बारे में देखो। अब देखो अगला आता है इसमें संचार, परिवहन, और दूसरा कौन सा इसमें, संचार के बारे में। तो संचार में देखो किससे कहते हैं, संचार क्या होता है, तो संचार देखो कोई व्यक्ति के द्वारा अपने जो संदेश हैं, अपने जो विचार हैं या अपने कथन हैं, उनको एक स्थान पे दूसरे स्थान पे उनका संप्रेषण करना है, उनको भेजने का जो माध्यम होता है, उस माध्यम को क्या कहा जाता है, संचार कहा जाता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यक्ति के द्वारा अपने कथनों को, अपने विचारों को या अपने वाणी को या अपने संदेशों को भेजना है का जो माध्यम होता है, उस माध्यम को क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। जो देखो प्राचीन समय से चला आ रहा है, प्राचीन समय में विभिन्न प्रकार की जो जनजातियाँ हैं, जो आदि मानव उसके द्वारा क्या है, ढोल नगाड़े बजाकर है या अन्य किसी भी तरह के संकेतों के माध्यम से है या आग जला के उसके धुआं के माध्यम से है, अलग अलग प्रकार से क्या है, संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उन लोगों के द्वारा क्या किए जाते थे, पहुँचाए जाते थे या उन लोगों के द्वारा भेजे जाते थे।
वर्तमान समय में इनमें क्या हुआ है, संचार के साधनों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, परिवर्तन हुआ है। जो वर्तमान में संचार के उन साधनों के या प्राचीनतम साधनों के स्थान पे वर्तमान में इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है, इससे पहले टेलीग्राफ है, फैक्स है, ईमेल है, अनेक प्रकार की जो सेवाएं हैं, अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, वो क्या है, संचार के साधनों के रूप में हम काम में लेते आ रहे हैं। देखो टेलीफोन है, जो फिक्स है, ईमेल है, फिर इंटरनेट है, वर्तमान में मोबाइल फ़ोन है, तो ये सभी क्या है, जो आधुनिकतम है या संचार के क्या है, साधन है। रेडियो है, टेलीविज़न है, अखबार है, पत्र पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, ये सभी क्या है, संचार के माध्यम में जो व्यक्ति अपने विचार या अपने वाणी या अपने कथनों को एक व्यक्ति से या दूसरे व्यक्ति तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनके द्वारा क्या किए जाते हैं, पहुँचाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, संचार कहा जाता है। और देखो संचार के साधन है कि उपनिवेशवाद में जो टेलीफोन का जो निर्माण हुआ, तो टेलीफोन क्या है, उसका संचार का साधन बना। उपनिवेशवाद में सबसे प्रमुख अमेरिका क्या बनाया कि संचार का या विचारों का आदान प्रदान का क्या बनाया कि साधन बना। कौन है, टेलीफोन। वर्तमान में देखो टेलीफोन है, तो मोबाइल फ़ोन के बाद में, मोबाइल जो फ़ोन है वर्तमान में, उसके बाद में दूसरा सबसे अधिक उपयोग में लिए जाने वाला क्या है कि संचार का साधन है। इसके अलावा और भी हैं वर्तमान में, इंटरनेट के द्वारा है, जो फिक्स है, ईमेल है, टेलीग्राफ है, अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, डाक तार हैं, चिट्ठी पत्री जो होती हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है, दूरदर्शन के द्वारा, तथा पत्र पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, अनेक प्रकार के क्या है, अपने विचारों को संप्रेषित करने के क्या है, माध्यम है या संचार के साधन है। तो उन संचार के साधनों को देखो दो भागों में विभाजित किया जाता है। संचार के जो साधन है, उन संचार के साधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। संचार के साधन, एक होता है व्यक्तिगत और दूसरे होता है सार्वजनिक। व्यक्तिगत और दूसरा कौन सा होता है, सार्वजनिक। नाम से व्यक्तिगत यानी जिसे किसी व्यक्ति विशेष के पास होते हैं, सार्वजनिक यानी जिसको हर कोई व्यक्ति इसको खरीद सकता है, ले सकता है, देख सकता है, ये सभी क्या होते हैं, व्यक्ति सार्वजनिक होते हैं। व्यक्तिगत में देखो कौन कौन से आते हैं, मोबाइल आता है, मोबाइल फ़ोन आता है, जैसे जो डाक तार आते हैं, फैक्स है, ईमेल है, इस प्रकार के जो भी साधन है वो सारे साधन क्या है, व्यक्तिगत हैं। दूरभाष है, ईमेल है, फिक्स है, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, जो डाक सेवा है या डाक तार है, ये सारे क्या हैं, सारे व्यक्तिगत साधन है जो किसी व्यक्ति विशेष को इसके द्वारा हम क्या भेज सकते हैं, सूचना भेज सकते हैं। एक है तो सार्वजनिक है, सार्वजनिक जैसे कौन से आते हैं, रेडियो, दूरदर्शन, टेलीविज़न, पुस्तकें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, इस प्रकार के जो साधन है ये सभी साधन क्या है, सार्वजनिक जो क्या है, संचार के साधन है। तो संचार के साधनों को देखो कितने भागों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है व्यक्तिगत संचार के साधन, दूसरा होता है सार्वजनिक संचार के साधन। व्यक्तिगत में जो किसी व्यक्ति विशेष इसको काम में लेता है उसी के पास होते हैं, दूसरे व्यक्ति उसको क्या है, अपने तरीके से उसको काम में लेता है, या किसी व्यक्ति विशेष के जो पर्सनल जो संचार के साधन होते हैं वे कोई क्या होते हैं, जो व्यक्तिगत साधन होते हैं। और एक जो सार्वजनिक होते हैं, जैसे रेडियो है, इसमें जो भी सूचना आएंगी तो हर क्षेत्र में हर कोई व्यक्ति इसको क्या कर सकता है, देख सकता है। मोबाइल में हमारे पास कोई सूचना आती है, हम कॉल करते हैं तो हम ही उसको सुन सकते हैं, हम ही उसको देख सकते हैं, हम ही उसके संदेश को, हमें उसके जो उसके रिप्लाई है उसके उत्तर हम दे सकते हैं। दूरदर्शन है, जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न और हर कोई हर जगह चलेगा, हर जो चीज़ प्रसारित होगी इसमें तो हर कोई व्यक्ति विश्व में इसको क्या कर सकता है, देख सकता है। तो ये क्या है, सार्वजनिक जो संचार के साधन है, और ये क्या है, व्यक्तिगत संचार के साधन है। व्यक्तिगत संचार के साधन और सार्वजनिक संचार के साधन। जो आधुनिक साधन है वो प्राचीन साधनों की तुलना में बहुत अधिक है, विकसित है, समृद्ध है, अत्यधिक है, उसमें परिवर्तन हुआ है। यानी प्राचीनतम साधनों से आधुनिक साधनों में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है, अत्यधिक तकनीकी विकास के साथ साथ नए नए साधनों का प्रयोग होता जा रहा है, जो संचार के साधन है। अब आता है, देखो एक क्वेश्चन आता है कि उपग्रह क्या है, उपग्रह संचार किसे कहते हैं, उपग्रह संचार किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो उपग्रह संचार किसे कहते हैं, तो इसमें आता देखो इसका आंसर कि अंतरिक्ष में छोड़े गए
अंतरिक्ष में छोड़े गए कृत्रिम उपग्रह की सहायता से कृत्रिम उपग्रह की सहायता से सूचना प्राप्त करने संबंधी संचार का प्रारूप। यानी अंतरिक्ष में देखो उपग्रह संचार किसे कहते हैं, तो अंतरिक्ष में छोड़े गए जो क्या है कृत्रिम उपग्रह की सहायता से सूचना प्राप्त करने संबंधी जो संचार का प्रारूप होता है, उसी प्रारूप को क्या कहा जाता है, जो क्या कहते हैं उसे उपग्रह संचार के नाम से जाना जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उपग्रह संचार कहा जाता है। ठीक है, तो यह उपग्रह संचार क्या होता है, ये भी क्या है संचार का साधन है, जिसके द्वारा क्या है अंतरिक्ष में क्या है एक कृत्रिम उपग्रह छोड़ा जाता है, उसकी सहायता से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं और सूचना प्राप्त करने संबंधित जो भी प्रारूप है, जिस तरीके से उसे सूचना प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उपग्रह संचार के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसमें आता है वैश्विक गांव, या जिसे क्या कहते हैं ग्लोबल विलेज। वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज किसे कहा जाता है, वैश्विक गांव किसे कहते हैं या ग्लोबल विलेज किसे कहते हैं, तो देखो संचार के विकास के कारण से, संचार के विकास के कारण संपूर्ण विश्व संचार के विकास के कारण संपूर्ण विश्व एक गांव के रूप में संचार साधनों के वर्तमान में क्या आधुनिक तकनीक कारण से संचार के साधनों का विकास हुआ है, और संचार के साधनों के विकास के कारण से क्या है जो संपूर्ण विश्व को हम एक गांव की तरह उसका क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में सूचनाएं जान सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज के नाम से उसे जाना जाता है, संपूर्ण विश्व को जाना जाता है। क्यों, क्योंकि वर्तमान में संचार के विकास के कारण उनकी सूचनाओं को आसानी से गाँव की तरह या गाँव के रूप में उसको देखा जा सकता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम ग्लोबल विलेज या जो वैश्विक गाँव के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में तीसरा आता है कि उपग्रह के विकास में, उपग्रह विकास के क्षेत्र में, उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत के द्वारा उठाए गए कदम, उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत के द्वारा उठाए गए कदम कौन कौन से हैं, भारत ने कौन कौन से कार्य कौन कौन से कदम है उपग्रह संचार के रूप में विकास के क्षेत्र में उठाए हैं, तो भारत ने देखो पहला है इसमें जो 19 अप्रैल 1979 को भारत ने क्या किया, आर्यभट्ट व भास्कर प्रथम का क्या किया, प्रक्षेपण किया। 19 अप्रैल 1979 में भारत में क्या किया, आर्यभट्ट और भास्कर जो प्रथम है जो ग्रह है उपग्रह ग्रहों का क्या किया, प्रक्षेपण किया। किसने, भारत ने 19 अप्रैल 1979 में। दूसरा इसमें आता है 1980 में, 1980 ईस्वी में भारत ने क्या किया, रोहिणी उपग्रह का क्या किया, रोहिणी उपग्रह का प्रक्षेपण किया 1980 में। इसके बाद में तीसरा इसमें आता है 1981 या 18 जून 1981 में, 18 जून 1981 में एप्पल, 18 जून 1981 में उन्होंने क्या किया, एप्पल जिसका पूरा नाम क्या है, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट है
एप्पल नामक एक उपग्रह या एप्पल नामक ग्रह का क्या किया, प्रक्षेपण किया। ठीक है, कब? 18 जून 1981 में। तो ये 18 जून 1981 में देखो 3 भारत के द्वारा उपग्रह के विकास क्षेत्र में उठाए गए कदम कौन कौन से हैं, तो ये कौन कौन से कदम है, 3 के बारे में हमने पढ़ा। 19 अप्रैल 1981 में आर्यभट्ट और भास्कर प्रथम का प्रक्षेपण किया। 1980 में क्या किया, रोहिणी नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया। और 18 जून 1981 में एप्पल नामक ग्रह का क्या किया, प्रक्षेपण किया। एप्पल का पूरा नाम क्या है, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, इसका क्या है, पूरा नाम है। उसका क्या किया, भारत के द्वारा क्या किए गए, प्रक्षेपण किए गए या उपग्रह जो अंतरिक्ष में छोड़े गए, सफल परीक्षण में अंतरिक्ष में छोड़े गए। तो ये सभी क्या है, भारत के द्वारा उठाए गए क्या है, कदम है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, संचार के साधनों में है, संचार के माध्यम से है, संचार के द्वारा है, संचार में आते हैं। ठीक है, तो ये आज का अपना टॉपिक संचार है, कंप्लीट हो गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, उसको आपको हल की जाएगी समस्या को, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद ही अगले जो टॉपिक है उसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो तब तक इस वीडियो को आप देखते रहें, कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछें, तब तक के जो नए वीडियो नहीं है तब तक इसको ही बार बार देखता रहे, या पिछले वीडियो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है, तो अगले वीडियो तक धन्यवाद।